हाय एवरीबॉडी, नमस्ते। कैसे हो सब लोग? बहुत 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 वार्म वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं आपकी मास्टर टीचर नवमिता भट्टाचार्य जी और आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनएफ ब्लॉक का पहला सेशन। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं बता देती हूँ आप लोगों को। ये चैप्टर इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप लोगों के एनसीईआरटी का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें ज़रूर आने वाला है, मतलब एनसीईआरटी नहीं, सीबीएसई वाला बोर्ड एग्जाम। और अभी तक देखा गया था कि ये चैप्टर कुछ 6 से 5 मार्क्स के लिए आता है, लेकिन इस बार सीबीएसई ने क्या किया है कि 1 मार्क और एक्स्ट्रा कर दिया है, तो 7 मार्क्स के लिए ये चैप्टर आने वाला है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली हम डी ब्लॉक का जो डेफिनेशन है उसको समझने वाले हैं। इसके अलावा डी ब्लॉक के कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। ऑब्वियसली पूरा चैप्टर आज एक ही बार में ख़त्म नहीं करेंगे क्योंकि मतलब लेट्स फेस इट, इतना पढ़ाई एक ही दिन में फिर सर के ऊपर से चला जाएगा, है ना। तो आज हम थोड़ा सा चैप्टर पढ़ेंगे, इसके आगे और 2 सेशंस होने वाले हैं, तो 3 सेशन में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो चलो लेट्स बिगिन एवरीबॉडी। डी एंड एफ ब्लॉक। तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि ये डी एंड एफ ब्लॉक है कहाँ, है ना। जब भी हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में आपको दिख जाएगा कि इस साइड जो है एकदम लेफ्ट साइड में आपको मिलता है एस ब्लॉक, ठीक है। और एस ब्लॉक करके हमने एक चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब एस ब्लॉक आपके इस बार एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, तो अभी हम इस पे फोकस नहीं करेंगे। इस साइड एक्सट्रीम राइट साइड पे आपको मिलता है पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक का भी एक चैप्टर है जो कि हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम इस पे फोकस नहीं करेंगे। और ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में अगर आप देखोगे तो ये जो येलो कलर्ड वाला जो पार्ट है इसे बोला जाता है डी ब्लॉक, जैसा कि आप यहाँ पे देख सक रहे हैं। और ये जो है ये नीचे है ना, पीरियोडिक टेबल के ऑलमोस्ट बाहर कह सकते हैं, इसको हम बोलते हैं हमारा एफ ब्लॉक, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें ये डी ब्लॉक पे फोकस करना है और हमें ये एफ ब्लॉक पे फोकस करना है, ठीक है। अब डी ब्लॉक को अगर जरा ध्यान से देखेंगे तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है ये बीच में है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है, और इसको प्यार से एक और नाम से पुकारा जाता है जिसका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या नाम दिया गया है? डी ब्लॉक को एक और नाम से हम बुलाते हैं जिसका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। अब बच्चों दिमाग में ये भी सवाल आता होगा कि यार ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये नाम क्यों आया? लाइफ तो और इजी हो सकती थी ना, लाइफ इजी हो सकती थी, एक ही नाम से बुला सकते थे, ये दो नाम की क्या वजह थी? तो ये समझते हैं जरा, ठीक है। ओरिजिनली क्या हुआ था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स उनको बोला गया था, या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको इसीलिए बोला गया था क्योंकि देखा गया था कि एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में जाते जाते ये जो है ये वो ट्रांजिशन लाते हैं। अब एस ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज रही है वो पी ब्लॉक से डिफरेंट है ना, वो अलग है पी ब्लॉक से। तो एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में जाते हुए जो प्रॉपर्टीज में जो चेंजेस आ रही थी वो इन्हीं के थ्रू हो रही थी, तो इसीलिए इनका नाम पड़ गया ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। अब ये ओरिजिनल वाला थियरी है, ठीक है, ये एक्चुअल में है नहीं, ये ओरिजिनल वाली थियरी। सबसे पुराना जो हमारा कहावत था डी ब्लॉक को लेके वो हमारा ये है। अब होता क्या है कि ऐसे ही तो देखो, एक बच्चा जब छोटा सा पैदा होता है तो उसको घर पे सोनू मोनू बाबू कुछ भी पुकारा जा सकता है, लेकिन उस बच्चे का एक ऑफिशियल नाम भी होता है ना। हमने हमेशा देखा है कि उस बच्चे का एक ऑफिशियल नाम भी होता है ना। तो वो ऑफिशियल नाम कौन देता है? उसके लिए एक रिचुअल, एक नियम नीति की जाती है, कोई पूजा वूजा भी होती है घर पे, है ना, कई बार। और नामकरण करके एक दिन रखा जाता है जिसमें पूजा होती है, लोग आते हैं और नामकरण के अलग अलग रीति रिवाज के बाद जो है उस बच्चे का नाम रखा जाता है ना। तो ठीक इसी तरह केमिस्ट्री में हमारे पास है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, राइट। तो ये IUPAC ने भाई सामने आके खड़े हो गए और इन्होंने कहा कि ऐसा है, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम उनको बुलाएंगे जिनका डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ रहे हैं लेकिन फुल्ली फिल्ड नहीं होंगे कभी भी। जैसे कि एस ब्लॉक में जब एलिमेंट जाते हैं तो एस ब्लॉक की फुल्ली फिल्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है S2, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब पी में कितने आ जाते हैं? फिर पी में हो जाते हैं 6, है ना, 1 2 6 हो जाता है, तो वो फुल्ली फिल्ड हो जाता है। अब डी में जो है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, और डी जैसे ही 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तब डी ब्लॉक को फुल्ली फिल्ड माना जाता है।
तो इसका मतलब है कि IUPAC के जो डेफिनेशन के मुताबिक हम ये समझते हैं कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उनमें से ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होंगे जिनके पास 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन्स हो, उनके ग्राउंड मतलब न्यूट्रल एटम, जब इनके पास कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह नहीं हो, या तो उनके मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट आप समझते हो ना, है ना? ऑक्सीडेशन स्टेट आप समझते हो, कितने इलेक्ट्रॉन्स चले गए, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की क्षमता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स देने की क्षमता है, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने की क्षमता है, वो हो गया आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना? मतलब एकदम सिंपल, शुद्ध, सिंपल भाषा में अगर बोलेंगे तो, शुद्ध तो नहीं, सिंपल, है ना? एकदम आसान तरीके से अगर हमें बोलना हो तो। अब डी ब्लॉक में, मैंने दोबारा बता रही हूं बच्चा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ट्रांजिशन एलिमेंट्स उनको कहा जाता है जिनका हाफ फिल्ड, पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है डी ऑर्बिटल में, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से देखा गया है कि ये जो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी है ना, इधर जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं माना जाता है, लेकिन ये डी ब्लॉक जरूर है और हम इसे डी ब्लॉक के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि इनका जो एक्साइटेड स्टेट होता है उसमें भी इनके पास D10 होता है, उसमें भी इनके पास D10 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब आपको थोड़ा कंफ्यूज जरूर हो रहा होगा कि मैम ये क्या D10 बता रहे हो, अभी मैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगी, तब आप समझ जाओगे, ठीक है? तो इतना क्लियर है अभी तक, ठीक है? तो एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में जाते हुए जो ट्रांजिशन हो रहा है प्रॉपर्टीज में, इसी के हिसाब से इनको ट्रांजिशनल एलिमेंट्स बोला गया था, इसी के वजह से इनको ट्रांजिशनल एलिमेंट्स बोला गया था इनिशियली, मतलब शुरुआत में, है ना? लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि IUPAC आया और IUPAC ने बताया कि नहीं, अगर फुल्ली फिल्ड ना हो, मतलब पार्शियली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो इलेक्ट्रॉन्स डी शेल में, तो हम इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स बुलाएंगे, ठीक है? ये हमारा डेफिनेशन क्लियर है, ठीक है? ऑलराइट। अब ये जो यहां पे जो इतने सारे एलिमेंट्स आ गए, किसने डिसाइड किया कि ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, इट्रियम, है ना, लैंथेनम, फिर हाफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, है ना, मोलिब्डेनम, ये सारे जो यहाँ पे आएंगे, ये किसने डिसाइड किया? ये डिसाइड किया इनके इलेक्ट्रॉन्स ने। हम में से ऐसे किसी ने उठ के नहीं बोल दिया कि नहीं स्कैंडियम तो डी ब्लॉक में ही होगा, ऐसा किसी ने बोला नहीं। इनके इलेक्ट्रॉन्स ने खुद डिसाइड किया कि नहीं, हम डी ब्लॉक में ही जाएंगे। कैसे? देखो सुनो, ग्रुप 3 ये हो गया हमारा ग्रुप 3, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों एस ब्लॉक में होते हैं। ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक जो होते हैं ये हमारे डी ब्लॉक में होते हैं, ठीक है? ये हमारे डी ब्लॉक में होते हैं। अब इनमें क्या होता है कि जो डी ऑर्बिटल है, sp d, 1s2, 2s2, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, है ना, 3d आता है, यस। तो ये जो डी ऑर्बिटल है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स, इसमें लास्ट वाली इलेक्ट्रॉन जब इसमें जाती है, डी ऑर्बिटल में जाती है, तो उसको हमने डी ब्लॉक में प्लेस कर दिया, ठीक है? दोबारा बताती हूं, मैंने कहा है कि किसने डिसाइड किया कि डी ब्लॉक में यही एलिमेंट्स आएंगे। क्यों नहीं बेरिलियम को यहां रखा गया है, या फिर क्यों नहीं एल्यूमिनियम को यहां रखा गया है? क्यों नहीं? किसने डिसाइड किया? इसके इलेक्ट्रॉन्स ने खुद डिसाइड किया। इन एलिमेंट्स के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने खुद डिसाइड किया कि हमें डी ब्लॉक में रहना है। कैसे? जब आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन जब डी ऑर्बिटल में जाता है, तो इनको डी ब्लॉक में रखा जाता है। दैट्स इट। और ये सबके साथ यही हुआ है, इन सबके साथ, इन सारे एलिमेंट्स के साथ यही चीज हुई है, ठीक है? समझ आ गया? तो जरा लिख दो एक बार, इजी पीजी बिरयानी इज टेस्टी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना ये, ठीक है? ओके, चलो आगे बढ़ते हुए अब एफ ब्लॉक को हम एकदम आखिरी वाला जो हमारा सेशन होगा उसमें पढ़ेंगे, लेकिन एफ ब्लॉक को यहां रखा जाता है, ये मैंने पहले ही बोल दिया है, ठीक है? यस, सीरियम से लेके इटरबियम और थोरियम से लेके लॉरेंसियम तक जो है, हम क्या करते हैं, हम इनको डी ब्लॉक बोलते हैं, हम इनको एफ ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है? हम इनको एफ ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है? ऑलराइट, यहाँ पे सिर्फ नोबेलियम तक दिया गया है, लेकिन नोबेलियम के आगे, है ना, नोबेलियम के आगे एक और होता है, वो होता है लॉरेंसियम। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है? यहाँ पे एक एलिमेंट कम दिया गया है, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हुए, अब देखो डी ब्लॉक में क्या होता है कि 4 लॉन्ग सीरीज है, ठीक है? 4 लॉन्ग सीरीज है हमारे पास। क्या क्या नाम है उनका? उनका नाम है 3D, 4D, 5D, 6D।
अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, एक बार पीरियोडिक टेबल को ध्यान से जरा देखिए, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यार मतलब पीरियड 1 ये है, पीरियड 2 ये है, पीरियड 3 ये है, पीरियड 4 ये है। तो ये जो 3D सीरीज मैंने बताया, मतलब ये स्कैंडियम टू जिंक अगर हम देखें तो ये स्कैंडियम टू जिंक एक्चुअली 4th पीरियड में आता है, तो फिर हम इन्हें 3D क्यों बुलाते हैं? आ रहा होगा दिमाग में बच्चे ये सारे सवाल जो मैं बता रही हूँ ना कि हम इसे क्यों बुलाते हैं, ये इनको क्यों रखा गया, ये जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि ऐसे ही लॉजिकल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो एग्जाम में बड़े आते हैं, ठीक है, वो एग्जाम में बहुत बार रिपीटेटिवली आ जाते हैं, तो आप ये सुन लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, इनको रखा गया है 4th पीरियड में, लेकिन इनको बुलाया जाता है 3D सीरीज, क्यों? समझे इसको? चलो समझते हैं इसको। देखना जरा 3D सीरीज। अब स्कैंडियम की जो एटॉमिक नंबर है वो है 21, है ना, स्कैंडियम की जो एटॉमिक नंबर है वो है 21। अब 21 एटॉमिक नंबर को अगर मुझे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ा तो मैं क्या लिखूंगी, देख लेते हैं जरा, ठीक है। मैं यहां पे लिख देती हूं इसको, देखो 21 है ना। अब 21 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा मैं ब्लैक से लिखती हूँ, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर क्या हुआ 4s2, है ना, और फिर हमारे पास आता है 3d1। आया देखो 2 2 4 6 10 2 6 + 2 10 20 21 हो गया इसका। 21 इसका इलेक्ट्रॉनिक मतलब एटॉमिक नंबर भी कंप्लीट कर दिया और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बन गया। 4s2 3d1 इसका लास्ट शेल बनता है। तो आप देख रहे हैं कि आखिरी इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है। और ठीक इसी तरह अगर आपने टाइटेनियम का निकाला, टाइटेनियम का होता है 22, ठीक है, टाइटेनियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 22। तो इसका मतलब है इसका क्या हो जाएगा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कुछ बन जाएगा 4s2 3d2, है कि नहीं, है ना। ठीक इस तरह अगर हम वेनेडियम का निकाले तो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23, तो इसका बन जाएगा 4s2 3d3। तो हम देख रहे हैं हर बार की जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो 3D शेल में जा रहा है, 3D शेल में जा रहा है, और इसी वजह से हमने इसको बुला लिया है 3D सीरीज, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है तो ये हमारा 3D सीरीज बन गया। और एग्जैक्टली इसी तरह क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4D में जा रहा है तो ये 4D बन गया, आखिरी इलेक्ट्रॉन 5D में जा रहा है तो 5D बन गया, और आखिरी इलेक्ट्रॉन 6D में जा रहा है तो ये 6D बन गया। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फोकस करना 3D सीरीज पे, क्योंकि एक बार 3D की प्रॉपर्टी समझ आ गई तो हमें बाकियों का भी समझ आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही सिमिलर है, बहुत ही सिमिलर है, ठीक है। अब हम जरा आते हैं और इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको समझ लेते हैं। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चा? इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप यहां पे देख सकते हैं कि वो है n-1 d1 to 10 ns1 to 2। ये देख लीजिए n-1 d1 to 10 ns1 to 2, मतलब ns में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, जबकि D वाले में आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही 10 इलेक्ट्रॉन हो गए उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बुलाते, उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बुलाते हैं, जैसे कि हमारा जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, है ना, जैसे कि हमारा जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, ये तीन जो है, ये तीन हमारे सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये मैं बार बार बता रही हूं क्योंकि इसके रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार सवाल आते ही है, जरूर जरूर जरूर, इम्पॉसिबल है कि इससे रिलेटेड कोई सवाल ना आया हो, ठीक है, हर बार आता है। एनीवे, तो इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया। अभी तक हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? हमने अभी तक इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ ली है, हमने इनका जो है डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट्स का डेफिनेशन समझ लिया है, हमने ये समझ लिया कि कौन से एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और कौन से एलिमेंट्स हमारे सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इतना हमसे क्लियर हो गया। चल ग्रेट। अब आगे बढ़ते हुए बच्चा, अब आगे बढ़ते हुए, अच्छा मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि कैसे याद रखें, है ना। मैंने बताया कि 3D सीरीज जो है उसको याद रखना बहुत जरूरी है, तो जरा ये याद रख लेते हैं। देखो, ये मैंने वैसे इंग्लिश में याद किया तो मैं आपको इंग्लिश में ही बता देती हूँ। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं हिंदी में भी कुछ सोचूं और फिर मैं आपको बताऊं, तो इंग्लिश में मैं बता रही हूँ।
बट आसानी रहेगा, आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। हम लिखते हैं इसको सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, वेरी क्रेजी मैन, ठीक है। फ्री कोचिंग, फ्री कोचिंग निक्स कजन। देखो कजन की स्पेलिंग हम पूरा पूरा नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं CUZN कजन, तो कॉपर और जिंक हमारा यहीं पे बन जाता है। अब देखो मैं कैसे लिखती हूं यहां पे, ठीक है। देखो सारा का सारा याद हो जाएगा आपको। सचिन तेंदुलकर से हमें लिखना है SC मतलब स्कैंडियम, ठीक है। SC मतलब स्कैंडियम, ठीक है, ये हो गया हमारा स्कैंडियम। फिर हमने यहां पे लिखा है टाइटेनियम, तेंदुलकर से टाइटेनियम। V से वेनेडियम, ठीक है। CR से क्रोमियम, MN से मैंगनीज, FE से आयन। फिर कोचिंग तो CO कोबाल्ट, फिर आता है हमारा निकल, और फाइनली आता है हमारे पास यहाँ पे कॉपर और जिंक। वो तो जैसा लिखा है वैसा ही आपको लिखना है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखते हैं, ये देखिए CU और फिर आप लिखते हैं ZN। अब इनका मैं नाम भी लिख देती हूं यहाँ पे ताकि आप लोगों को बिल्कुल ही याद हो जाए, साथ साथ याद कर लीजिए आप, ठीक है। तो सचिन SC स्कैंडियम, तेंदुलकर टाइटेनियम, ठीक है। स्पेलिंग गलत लिखा जा रहा है, सॉरी, टाइटेनियम, टाइटेनियम, ठीक है। ये तो कुछ हो गया है, टाइटेनियम, वेनेडियम, फिर आता है क्रोमियम, फिर आता है मैंगनीज, फिर आता है आयन, फिर आता है कोबाल्ट, फिर आता है निकल, फिर कॉपर और फिर जिंक। तो बस ये बन गया हमारा डी ब्लॉक का 3D सीरीज के सारे पहले एलिमेंट्स, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग निक्स कजन, इससे हमें याद हो जाएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ठीक है, आयन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। हो गया, ये हमें याद रखना है। गॉट इट? क्लियर है एवरीबॉडी? इतना क्लियर होगा सब लोगों को? अमेजिंग। तो ये दोबारा यहाँ पे लिखा गया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये आप लोगों को जब मैं PDF दूंगी तो आपको समझ आ जाएगा, बट यहाँ पे डेफिनेशन जो है इंग्लिश में लिखा गया है। आप अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा गया है? एलिमेंट्स हैविंग इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट और एनी ऑफ इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे लिख देते हैं हम, ठीक है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको मेंशन करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आप जरूर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। ये होता है हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स का डेफिनेशन। जो मैंने बोला था वही यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आप लोग भी जो है इसको लिख पाएंगे, ठीक है, आराम से। चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हुए, और हमें ये भी समझ गया है कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी क्यों नहीं होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हर जगह पे देखो 3D10, 4D10, 5D10। अब अगर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें भी अगर इलेक्ट्रॉन्स निकलेगी तो सबसे पहले 4s से निकलेगी, 5s से निकलेगी, 6s से निकलेगी। तो इसका मतलब है चाहे इलेक्ट्रॉन्स ये लूज भी कर जाए लेकिन फिर भी इनका 3D, 4D और 5D फिल्ड होता है, जिस वजह से ये सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स बताए जाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाए जाते। तो अब ये मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया, अब सबको याद तो हो ही गया होगा। अब इसको जो है आप लोगों को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनीवे, तो ये लिखा गया है सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपके एनसीईआरटी की किताब में भी है, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी की किताब में भी है। प्लीज 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 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है। अभी मैं बता भी देती हूँ, देखो स्कैंडियम 21 क्या है इसका, 4s2 3D1, टाइटेनियम 22 4s2 3D2, वेनेडियम क्या है 23, तो 4s2 3D3, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पे क्रोमियम। अब क्रोमियम एक एक्सेप्शन है, क्रोमियम जो है ये एक एक्सेप्शन है। और आप देखते हैं कि एक और एक्सेप्शन आता है हमारे यहाँ पे कॉपर पे, ठीक है।
एक और एक्सेप्शन हमारा आता है यहाँ पे कॉपर पे, ठीक है। तो क्रोमियम और कॉपर ये दोनों हमारे एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि मैं बताती हूँ आपको, देखो, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, देखो, क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी कायदे से, है ना, वो होनी चाहिए थी, क्योंकि इसकी एटॉमिक नंबर है 24, तो कायदे से होना चाहिए तो था इसका 4s2, और क्या होना चाहिए था, 3d4 होना चाहिए था। लेकिन हमने ये देखा है कि हर एक एटम के साथ क्या होता है कि जब उसका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो ज्यादा शांत होता है कि ठीक है आधे हैं मेरे पास, इतना काफी है मेरे लिए, है ना। आधे जब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये स्टेबल होते हैं, ये ज्यादा बैठे रहते हैं, मतलब ज्यादा चिल रहते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, ये 4s2 3d4 नहीं बनाता, ये 4s2 3d4 नहीं बनाता, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 3d5। अब देखो 3d के पास 10 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी है, तो ये क्या करता है, ये 5 फिल कर देता है, ठीक है, 5 3d5 फिल करके ये बड़ा खुश रहता है। तो ये हो जाता है आपका क्रोमियम वाला एक्सेप्शन जो मैंने यहां पे बता दिया है, ठीक है। ये 4s2 3d4 नहीं बनाता, 4s1 3d5 बनाता है। और ठीक इसी तरह अगर हम कॉपर के बारे में बात करें तो देखो, मैं कॉपर का भी आपको बता देती हूं। ये देखें, कॉपर की जो एटॉमिक नंबर है वो है 29, है ना। कॉपर की एटॉमिक नंबर है 29 सॉरी। तो कायदे से, है ना, एज पर आर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका भी होना चाहिए था 4s2 3d9। लेकिन अब दोबारा देखा गया है कि सिर्फ हाफ फिल्ड नहीं, जब इलेक्ट्रॉन्स ने ऑर्बिटल्स को कंप्लीटली फिल कर दिया तो भी ये ज्यादा स्टेबल रहते, तो भी ये शांत रहते हैं, है ना। तो कॉपर क्या करता है, कॉपर ये नहीं बनाता है, बल्कि ये बनाता है 4s1 3d10, ठीक है। 4s1 3d10 का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और ये 3d10 का कॉन्फ़िगरेशन लेके बहुत खुश होता है। लेकिन बाकी हर एक एलिमेंट का अगर आप देखोगे, जैसे कि स्कैंडियम का मैंने बताया, स्कैंडियम का मैंने क्या बताया, स्कैंडियम का होता है 4s1 3d1 सॉरी 4s2 3d1, ठीक है। इसका होता है 4s2 3d2। वेनेडियम का होता है 4s2 3d3, है ना। इसका तो ऑलरेडी यहां पे लिखा गया है, ये वाली चीज है, ठीक है, 4s1 3d5। अब मैंगनीज का होता है 4s2 3d5। आयरन का होता है 4s2 3d6। कोबाल्ट का होता है 4s2 3d7। निकल का होता है 4s2 3d8। कॉपर का यहां पे हमने बता दिया, और जिंक का होता है 4s2 3d10। तो ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, बल्कि हम जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे, जो हमारा एक और चैप्टर है जो कि इस साल के एग्जाम में आ रहा है, एग्जाम के सिलेबस में है, उसमें भी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत काम में आती है। तो स्कैंडियम से लेके जिंक तक का एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर सीख लेना। इतना ही नहीं, उनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सीख ही लेना। मैं बता दूंगी अभी कॉमन इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकी क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। और ये आपके पास थर्ड सीरीज, मतलब आपकी हो गई 5D सीरीज, और ये हो गई आपकी 6D सीरीज। तो इनका जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लास्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे इस टेबल पे लिखी हुई है, और ये आपके NCERT में भी है। इसको बार बार अगर आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन 3D को आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम जाते हैं जरा इनकी जनरल प्रॉपर्टीज की तरफ, है ना। इनकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है, अब देखो जनरल प्रॉपर्टीज जो इनकी है ना, ये हमने बचपन में भी पढ़ रखी है। हमारे छोटे वाले क्लासेस जो होती है ना, जैसे 9th में 10th में हमने पढ़ रखी है, इनफैक्ट 8th क्लास में भी पढ़ रखी है। तो 8th क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखी है कि ये मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मैलिएबल का मतलब होता है आप इनको बार बार हथौड़े से पीट पीट के इतना पतला एक शीट बना सकते हैं कि वो पेपर जैसा होता है। जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल हमने देखा है, एल्यूमिनियम फॉइल खैर है तो सही एक पी ब्लॉक वाली एलिमेंट है, तो वो पी ब्लॉक वाली एलिमेंट, लेकिन एल्यूमिनियम फॉइल एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है ना। आयरन शीट भी आपने देखी होगी, टिन की शीट भी आपने देखी होगी, जो कि घरों में छत बनाए जाते हैं ना। तो मैलिएबिलिटी का मतलब होता है कि दे कैन फॉर्म शीट, ये शीट बना सकते हैं,
ये इनको पीट पीट के आप इनकी शीट बना सकते हो, ठीक है। और डक्टिलिटी क्या होता है कि डक्टिलिटी में आप इनको जो है एक वायर बना सकते हो, मतलब इसको थोड़ा सा जो है आप इस तरह से खींचेंगे और इनको ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो ये जो है ये वायर ही बन जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर का मतलब होता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं और फिर ये बन जाता है, फिर ये आ जाता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पे, है ना। तो नॉर्मली आप देखोगे कि इनके पास क्या होता है, Sc+3, स्कैंडिनियम +3, जिंक +2, है ना। ऐसे ऐसे इनके ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं कि भाई ले जा, मेरे से इलेक्ट्रॉन ले जा, तू, मेरे को ज्यादा जरूरत नहीं है मेरे पास, तू ले जा, है ना। इस तरह का इनका मतलब ये इस तरह के कुछ कार्यक्रम में ये भागीदार रहते हैं, तो बस दे देते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो आप कि ये मेटल्स होते हैं, ये तो हमें पहले से ही पता है कि ये मेटल्स होते हैं, डी ब्लॉक मेटल्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स बोलते रहते हैं हम। मेटल्स और एलिमेंट्स को कई बार अलग अलग वर्ड्स की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं ना। तो ऑब्वियसली क्योंकि वो मेटल है तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो होएगा ही, मना तो नहीं कर सकते उस पर, है ना। तो दे आर ऑब्वियसली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्या करते हैं, एक थोड़े से हाई टेम्परेचर पे ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे देखो MnO जो कि बेसिक है, ठीक है, Mn2O3 जो कि एम्फोटेरिक है। इसके बारे में हम अगले सेशन में जरूर पढ़ेंगे, आप चिंता ना कीजिए, ठीक है, अगले सेशन में हम इसको पढ़ेंगे। अब इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे जरा ध्यान दीजिए, ठीक है, इस पे जरा ध्यान दीजिए। तो मेल्टिंग पॉइंट जो इनकी होती है नॉर्मली हाई ही होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट है। हाई क्यों होती है इनकी मेल्टिंग पॉइंट? इनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई इसलिए होती है क्योंकि आपने देखा कि इनके पास जो है, इनके पास S ब्लॉक में भी इलेक्ट्रॉन्स है और D ब्लॉक में भी एलिमेंट्स और D ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या होता है कि S ऑर्बिटल से जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको ये दे सकते हैं, ठीक है, उनके पास वो कैपेसिटी होती है कि वो S ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो दान दे दे और बॉन्डिंग कर ले, मेटालिक बॉन्डिंग कर लेते हैं। मेटालिक बॉन्डिंग बेसिकली क्या होता है, आप देखेंगे कि ऐसे ना सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहती है, ठीक है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एक समंदर बना पड़ा है जिसमें ये जो है, ये मेटल्स जो है ये क्या करते हैं, इनके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जिन इलेक्ट्रॉन्स की कोई पेयरिंग नहीं है, उनको ये इस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में दान दे देते हैं और बोलते हैं कि आजा भाई बॉन्ड बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। अब देखो एक एग्जांपल देती हूँ, आपने सोडियम को देखा है, सोडियम और पोटेशियम जो है एकदम मतलब धिक्कार है उन पे मेटल के नाम पे, है ना। हम कह सकते हैं कि धिक्कार है उन पे मेटल के नाम पे। क्यों? क्योंकि भाई मेटल, हम सबको पता है, मेटल कहते ही हमारे दिमाग में आता है कि मेटल इज समथिंग दैट इज हार्ड, समथिंग दैट इज स्ट्रेंथ, मतलब उससे एक पड़े किसी के और सर ही फूट जाए, है ना। लोहा वोहा देखो जरा, लोहे से मतलब किसी ने अगर बताया कि लोहे से मार पड़ गई, ओ भाई साहब, मतलब सुनते ही डर लग जाता है कि ओ माय गॉड, नहीं, कैन नॉट डील विद इट, कैन नॉट अफोर्ड दैट, है ना। सोडियम को फेंक के मारेगा, बोलेगा कि क्या था ये, मजाक था कि मार रहा था तू, है ना, ऐसा लगेगा। और सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट है कि चाकू से ना टोमेटो की तरह उनको काट सकते हैं। तो वो तो धब्बे हैं बिल्कुल, मतलब मेटल के नाम पे धिक्कार है ना उन पे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखते हो कि सोडियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के लिए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन उसके पास बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन स्कैंडियम क्या कर रहा है, स्कैंडियम है +3, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है कि अरे ले आजा बॉन्ड बनाते हैं। स्कैंडियम 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में और कहेगा कि बॉन्ड बना लेते। तो क्या लगता है आपको, किसी ने 3 हाथ से पकड़ रखा होगा तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग बनेगा कि एक हाथ से ऐसे, एक उंगली से इस तरह से पकड़ रखा होगा तो ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा? 3 हाथ से ऐसे पकड़ रखेंगे तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा ना। तो बस बात ही खत्म। तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रांग हो गई, जैसे यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रांग हो गई तो आपको तो इनको हीट करना पड़ेगा ज्यादा ताकि ये मेल्ट हो, तो बस इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होती है। अब देखा जाता है कि ये मेल्टिंग पॉइंट वाली जो ग्राफ है, इसमें आपको क्या नोटिस करना है, इसमें आपको नोटिस करना है 3 चीजें। देखो, टंगस्टन की बहुत ज्यादा होती है और टंगस्टन हम सबको पता है कि बल्ब में यूज होता है, ठीक है। मॉलिब्डेनम का भी बहुत ज्यादा होता है, क्रोमियम का भी जो है बहुत ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना ज्यादा ये बॉन्ड बना सकते हैं। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना ज्यादा ये बॉन्ड बना सकते हैं और बॉन्ड बनते इनकी थोड़ी
स्ट्रॉन्ग हो जाती है मेल्टिंग पॉइंट। ये नहीं चाहते हैं कि भाई हमें कोई तोड़े। बॉन्ड बन गई, दोस्ती बन गई, तो फिर जाना नहीं चाहते ना, दोस्त छोड़ के कौन जाना चाहेगा, कोई नहीं जाना चाहेगा, है कि नहीं। तो बस यहाँ पे इनकी ये चलती है। लेकिन ये भी देखा गया है कि यार मैंगनीज के पास भी तो D5 है, क्रोमियम के पास भी D5 है, तो मैंगनीज में एक डिप क्यों आया? वो डिप इसलिए आया क्योंकि जैसे कि हमने बताया था कि क्या होता है कि जैसे ही D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है तो ये थोड़ा स्टेबल हो जाता है मैंगनीज, है ना। मैंगनीज के पास स्टेबिलिटी बहुत है, तो मैंगनीज कहता है यार मेरे पास स्टेबिलिटी है ही, तुम मेरे को मेल्ट करना चाहते हो, अच्छा ठीक है। तो मैंगनीज कहता है ठीक है ले लो, कोई बात नहीं, स्टेबल हूं मैं, लेकिन तुम मेरे को तोड़ना चाहते हो, ठीक है। तो बेसिकली D5 जब उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हाफ फिल्ड होती है, तो ये क्या करते हैं, ये ज़्यादा अपने चारों ओर जो है ना, ये ज़्यादा अपने चारों ओर ना ये नहीं नज़र नहीं रखते रहते हैं कि क्या चल रहा है क्या चल रहा है क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हमें एक डिप देखने को मिलती है, और ये सेम ट्रेंड जो है यहाँ पे टेक्नीशियम में भी रिपीटेड है, रेनियम में भी रिपीटेड है, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन का जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, एंड दीज मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दे टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग, दे बॉन्ड, और मेल्टिंग पॉइंट जो है उनकी ज्यादा इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो ड्यू टू स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्डिंग इनकी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गई है, ठीक है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गई है। ऑलराइट, अब देखो एक और चीज समझते हैं, इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या हो सकता है? ये तो एक नया वर्ड लग रहा है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या हो सकता है? चलो समझते हैं इसको भी। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो होती है ना बच्चा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ये होती है, समझते हैं इसको, ठीक है। देखो एक हमारे पास एटम होगा, हमारे पास एक एटम है, उस एटम को हम क्या करना चाहते हैं कि उस एटम को जो है हम ना उसे एक डिफरेंट स्टेट में लेके जाना चाहते हैं, मतलब उसको हम गैस बनाना चाहते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, उसको हम गैस बनाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली उसको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो एटम सॉलिड से वो गैस बने। तो बस ये हो गई हमारी वो जो एनर्जी आपने दी ना, उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। अब क्या होता है कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे आल्सो इंक्रीज एज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। अब जितनी ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ती रहती है उतना ज्यादा क्या होता है कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि इनको ज्यादा हीट चाहिए होती है, कन्वर्ट होने के लिए इनको ज्यादा हीट चाहिए होती है ना। तो विद द इंक्रीज इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ जाता है, इनकी इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, मतलब एक एटम का दूसरे एटम से, एक एटम का दूसरे एटम से जो इंटरेक्शन है वो बढ़ जाता है, और इसीलिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हमें बढ़ते हुए नजर आता है। तो इस एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के वजह से जो है हम मेल्टिंग पॉइंट को आंसर कर पाए, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट के जो कुछ सवाल है वो हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को लेके आंसर करते हैं, और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में भी देखो यही सेम चीज देखा गया है कि क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन की जो है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रही है। ये हमें समझ आ गया है ना, ये हमें समझ आ गया। अब ये एनसीईआरटी में भी है, आप चिंता ना करें, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ एकदम ही नया सा पढ़ा रही हूँ, ये आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए चलो अब जरा हम एटॉमिक रेडियस को समझते हैं कि एटॉमिक रेडियस का क्या होता है, क्यों होता है। अब ये देखा गया है कि एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस साइज में छोटा होने लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे प्रोटॉन्स के नंबर भी बढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियस चार्ज जो है वो ज्यादा हो रहा है, और क्योंकि न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा हो रहा है तो न्यूक्लियस क्या कर सकता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को जो है करके ऐसे खींच सकता है अपनी ओर, और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है तो साइज छोटी 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 होती रहती है। और अब ये देखा गया है कि 4D और 5D में जो है साइज जो है वो काफी सेम रहता है, या फिर इनकी जो साइज होती है, हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी जो साइज होती है वो और छोटी हो जाती है। पता है क्यों? 3D में भी साइज छोटी होती है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है 3D में भी साइज छोटी होती है, लेकिन 4D सीरीज और 5D सीरीज में जो है जो वो एटॉमिक रेडियाई का जो साइज जो डिक्रीज होना है ना वो थोड़ा और ज्यादा देखा गया। क्यों? क्योंकि f ऑर्बिटल्स जो है हमारे f ऑर्बिटल्स लैंथेनम और एक्टिनम में जो है वो आ गए थे, f ऑर्बिटल्स का इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ पे,
और जैसे एफ ऑर्बिटल्स आया, एफ ऑर्बिटल्स की जो शील्डिंग इफेक्ट होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। तो शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है बच्चा? अब आप ये भी पूछोगे कि मैम शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। चलो ये भी बात कर देते। देखो शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है, ठीक है। मान लो कि एक एक्सीडेंट हो गई कहीं पे, आप स्कूल जा रहे थे सुबह सुबह और रास्ते में कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो रखा है। अब उस एक्सीडेंट के पास बहुत सारे लोग हैं, आप बस से जा रहे हो, आपको क्या सारा चीज़ एकदम साफ साफ दिख जाएगा कि क्या चल रहा था वहाँ पे? किसी ने आपसे आके कहा कि अरे एक गधा मर गया, आपने बोला ठीक है। किसी ने कहा अरे नहीं नहीं एक तो बकरा मरा था, आपने कहा ठीक है ये भी चलो सही है। किसी ने कहा अरे नहीं एक सूअर मर गया था, आपने कहा ये भी ठीक है। आप कौन सी स्टोरी को विश्वास करेंगे? क्योंकि आपको तो दिखा ही नहीं, इतने सारे लोग थे कि वो एक्सीडेंट बिल्कुल ही शील्ड हो गया, आपको दिखा ही नहीं। ऐसा लगा कि जैसे पर्दे लगा दिए गए इतने सारे कि आपको वो बिल्कुल ही नहीं दिखा, है ना? आपको वो दिखा ही नहीं कि वहां पे क्या हुआ। लेकिन अब मानो कि एकदम सुबह सुबह का टाइम है, रास्ते में लोग कम थे, एक्सीडेंट हुआ और वहां पे एक या दो लोग हैं। आपने बस से ऐसे झांक के देखा तो आपको पूरा एक्सीडेंट साफ साफ नजर आ गया कि एक कुछ हुआ, मतलब दो गाड़ियों का टक्कर हो गया, आपको ये दिख गया। अब आपने समझ लिया। तो इसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट खराब होना, क्योंकि यहाँ पे शील्डिंग थी ही नहीं तो आपने झांक के देखा और आपको दिख गया बिल्कुल। लेकिन सुबह सुबह कोई देखना चाहता है? कोई सुबह सुबह स्कूल निकल रहा हो, ऑफिस निकल रहा हो, कौन एक्सीडेंट दिखना चाहता है ना? कोई नहीं देखना चाहता। तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट खराब थी और आपको दिख गया। लेकिन शील्डिंग इफेक्ट अच्छा होता तो आपको दिखता ही नहीं, है ना? आपको लगता है कि अच्छा ठीक है कोई गधे को कुछ हो गया होगा, सुअर को कुछ हो गया होगा, बकरे को कुछ हो गया होगा, ऐसा लगता है आपको, है ना? तो यहां पे भी क्या होता है कि जो एस ऑर्बिटल होती है ना, उसकी शील्डिंग बहुत अच्छी होती है, वो एकदम ऐसे स्फीयर शेप में रहता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में होता है ना, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स एकदम ऐसे शील्ड करके रखते हैं कि एकदम आउटसाइड वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो दिखता ही नहीं है न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस उसको जाने देता है और वो इलेक्ट्रॉन्स काफी खुशी खुशी ना बॉन्ड बनाने चल पड़ता है। अब पी ब्लॉक की जो होती है, पी ब्लॉक की जो शेप होती है वो कुछ इस तरह की होती है, ठीक है, ऐसे डबल डम्बल। तो अब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है या यहाँ है तो न्यूक्लियस उसको देख सकता है और उसको खींच के लेके आ जाता है, न्यूक्लियस उसको खींच के लेके आ जाता है अपनी ओर। समझ आ रही है? न्यूक्लियस उसे खींच के लेके आ जाता है, ठीक है। ये हो गया पी ब्लॉक। अब देखो डी ब्लॉक में क्या होता है, ये मैं इरेज कर रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छा डायग्राम तो मैंने बनाया नहीं है ना? चलो अब देखो डी ब्लॉक में क्या होता है। डी ब्लॉक डबल डम्पल होता है, कुछ इस तरह का होता है डी ब्लॉक। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है या यहाँ है, ये यहाँ है या यहाँ है, न्यूक्लियस आराम से देख सकता है और उसको अपनी ओर खींच के लेके आ सकता है। और एफ ब्लॉक में क्या होता है कि एफ ब्लॉक में जो है, एफ ब्लॉक कुछ इस तरह का होता है। अब ये डबल डम्बल शेप ही मान लो 3D में है, ये है ना, मान लो ये 3D में है डबल डम्बल शेप। तो देखो यहाँ पे जगह है, यहाँ पे जगह, 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 हर तरफ जगह है कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को देखे और उसको खींच के लाए अपने पास, है ना? न्यूक्लियस के पास बिल्कुल ये शक्ति है कि वो इलेक्ट्रॉन को, एकदम बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को देखे और अपने और खींच के लेके आए। तो ये जो एफ ब्लॉक है ना, इसकी इतनी खराब शील्डिंग होती है ये कि ये इलेक्ट्रॉन्स को देख लेते हैं, ये एकदम बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को देख लेते हैं और देख के जो है अपनी ओर खींच लेते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि साइज रिड्यूस हो जाता है और इसी चीज को बोला जाता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जो कि हम अपने तीसरे वाले सेशन में और अच्छे से पढ़ने वाले। लेकिन मैं बोल देती हूँ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ब्लॉक, एफ ऑर्बिटल, ठीक है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, इसको बोला जाता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 4D और 5D की जो साइज होती है वो और ज्यादा छोटी हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप ये भी देख सकते हो कि जिरकोनियम और हैफनियम जो है, मैं आपको पीरियोडिक टेबल से दिखाती हूँ, एक्चुअली वो आपको ज्यादा समझ आएगा, देखना आप। हाँ, कहाँ गया? हाँ, ये देखिए, ये रहा जिरकोनियम, ठीक है। जिरकोनियम और हैफनियम की साइज ऑलमोस्ट सेम है। नियोबियम और टैंटलम की साइज बिल्कुल से ऑलमोस्ट सेम है। मॉलिबेडनम और टंगस्टन की जो साइज है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। और ये सब के सर्व सिर्फ और सिर्फ ये लैंथेनम और एक्टिनम में जो एफ ऑर्बिटल्स का इंट्रोडक्शन हुआ उस वजह से हुआ। इसकी सिर्फ और सिर्फ इकलौता एक्सप्लेनेशन है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और आ गया समझ? इसको हम अपने तीसरे वाले सेशन में और अच्छे से इसको हम समझ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड, ठीक है।
अब हम बात करेंगे एक और प्रॉपर्टी जिसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। या आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है कि एक एटम को आपने कितना एनर्जी दिया उसके एक इलेक्ट्रॉन को लेके जाने के लिए। इसको हम एक नॉर्मल एग्जांपल से समझते हैं। देखो, अब ऐसा है कि मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है ना, ऑब्वियसली लड़की हूँ तो मज़ा आता है शॉपिंग करने में। तो मिंत्रा तो मतलब मेरा एक ऐसा ऐप है जो हमेशा खुला रहता है ना। अब मैंने मिंत्रा में क्या कर रखा है, मैंने अपने कार्ट तैयार कर रखे हैं, मतलब बहुत सारे टॉप्स, जीन्स, जूते वगैरह सब ऐड कर रखा है। अब वो सारे मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अगर मैं उनको खरीदूंगी तो मेरे पॉकेट से कुछ 4-5 हज़ार तो चले जाएंगे ना। तो वो जो सुंदर सुंदर ड्रेस है या जूते हैं उनको पाने के लिए मेरे को पैसे खोने पड़ेंगे, मुझको पैसे खोने पड़ेंगे उन चीज़ों को पाने के लिए। तो बेसिकली समझ रहे हो कहानी क्या है, कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ा, मुझे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ठीक इसी तरह जब एक एटम से आप इलेक्ट्रॉन को लेते हो तो उस इलेक्ट्रॉन को आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है आपको। तो एटम क्या करता है, उसने एनर्जी पाली और इलेक्ट्रॉन खो गया। समझ आ रहा है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। तो एटम ने एनर्जी ले ली और इलेक्ट्रॉन खो गया, इसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी में देखो क्या होता है कि 4f, मैंने बताया था कि f ऑर्बिटल्स की जो शील्डिंग होती है वो काफ़ी खराब होती है ना, वो काफ़ी खराब होती है, जिस वजह से क्या होता है कि हमें देखने को मिलता है कि 5d सीरीज में देखो, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स इन 5d सीरीज एंड ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हम देखते हैं कि हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे 5d सीरीज में होता है। मतलब आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है उनके इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए। 5d में आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है उनके इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए, है ना। लेकिन वो चीज हमें 3d और 4d में थोड़ा कम देखने को मिलता है, ठीक है। ऑलराइट, 3d और 4d में कम देखने को मिलता है क्योंकि d ब्लॉक, d ऑर्बिटल्स जो है उनकी शील्डिंग f से तो बेहतर है, f से तो बेहतर है। तो जो हमारा एकदम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़ा सा खाली खाली सा, फ्री फ्री सा घूम रहा था, तो उसको एनर्जी देके उठा लिया गया, हटा लिया गया, बस यही था, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी भी हमें समझ आ गई है। अब हम फाइनली आते हैं हमारे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पे, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट को समझते हैं। तो देखो, इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमें दिख रही है ना। अगर हम बात करें एस ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक के पास तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 या +2 ही हो सकता था, इसके अलावा तो हो ही नहीं सकता था। लेकिन यहाँ पे हमें +2 भी दिखता है, +3, +4, +5, +6, इनफैक्ट +7 तक दिखता है हमें। ये तो काफी वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हमें दिख रही है ना। इतनी वैरायटी क्यों दिखती है? इतनी वैरायटी इसलिए दिखती है बच्चा, क्योंकि जो एकदम बाहर वाला 4s जो ऑर्बिटल है और जो 3d ऑर्बिटल है ना, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत ही कम है। तो 4s इलेक्ट्रॉन कहता है कि भाई हम तो क्लास के बाहर हैं ही हम तो बाहर ही हैं। 3d कहता है कि तो क्या हुआ, मैं भी जस्ट पीछे ही हूँ, मैं भी हूँ यहाँ पे, मैं भी आउटर मोस्ट हूँ। मतलब अल्टीमेट एनर्जी लेवल जो है सिर्फ वही अल्टीमेट नहीं रह जाता, लेकिन ठीक उसके जो अंदर है पेनल्टीमेट, वो कहता है कि अरे सुनो, तुम्हारे और मेरे में ना ज़्यादा अंतर नहीं है, तो ज़्यादा उड़ो मत, मैं आ ही रहा हूँ, मैं वहीं पे हूँ, तुम्हारे एकदम पास में हूँ। तो ये दोनों के दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 4s और 3d दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, जिस वजह से हमें इतना वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखता है। लेकिन एक्सेप्शंस तो केमिस्ट्री की मतलब सबसे बड़ी चीज़ है ना, बिना एक्सेप्शन के केमिस्ट्री हो ही कहाँ सकते। तो देखो आप इसको, स्कैंडियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। यहाँ पे एक मच्छर आ गई है, खैर। स्कैंडियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। क्यों? देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s2 3d1। तो जैसे ही ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गायब कर देगा, इसके पास एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, है ना, इसके पास एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, तो स्कैंडियम खुश हो जाएगा। तो स्कैंडियम +2 नहीं दिखा सकता। और एक और चीज ध्यान रखना कि इनकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2। सबके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखो जरूर है ना, सिर्फ स्कैंडियम को छोड़ के। स्कैंडियम के पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, लेकिन बाकी सबके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, सबके पास है। ग्रेट। जिंक सिर्फ और सिर्फ +2 दिखा सकता है, क्योंकि जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार देख लेते हैं। देखो 4s2 3d
10। जैसे ही इसने S2 को गायब कर दिया, इसके पास 3D आ गया है, मतलब फुल्ली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये खुश हो जाता है, +2 देने के बाद ये खुश रहता है और उसको ये नहीं मानता कि अरे मैं और इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, क्यों करना है उसको, वो खुश है वहाँ पे, है ना। लेकिन बाकियों के पास वो कैपेसिटी भी होती है और ये पार्टिसिपेट भी करवाते हैं अपने s और d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, समझ आ गया इतना? ठीक है, और वो क्यों होता है उसका रीजन यहाँ पे दोबारा लिखा गया है, ये देख लीजिए। ड्यू टू सिमिलर एनर्जीज ऑफ ns and n-d orbitals, electrons from both the orbitals can participate to show variable oxidation state। ठीक है, अब इसी बात पे आज का सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, मिलते हैं अगली बार सेशन 2 के साथ। और सेशन 2 में हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कुछ और प्रॉपर्टीज भी है ना। उसके अलावा हम पढ़ेंगे पोटेशियम परमंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की जो प्रिपरेशन है, उससे भी रिलेटेड हम चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज़रूर आना सेकेंड सेशन पे और ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to this channel. Tada, bye bye. See you everyone.